कमलेश जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बेटे की शादी थी। यह सपना पति पत्नी तब से देख रहे थे जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का जन्म उनकी शादी के 8 सालों के बाद हुआ था, तो उन्होंने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उनके लिए तो वैसे भी बहुत बड़ा दिन था। कमलेश जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप तैयार हो रहे हैं। अपने पति को आईना के सामने तैयार होते हुए देखकर राधा जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगी, तो कमलेश जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, मुझे लोग सुमित का बड़ा भाई ही तो समझते हैं। और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए कमलेश जी मुस्कुराने लगे और परिवार की उन खुशी भरी यादों को याद करते करते राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपनी यादों से बाहर आ गई। कितने हंसमुख इंसान थे कमलेश जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 3 साल हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में अकेली जी रही हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। राधा जी का बेटा सुमित एक सरकारी अस्पताल में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली रीना को पसंद करता था। अपने बेटे के लिए सब कुछ करने वाले माँ बाप ने भी मना नहीं किया। बेटे के प्यार में बहू के रूप में रीना को स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज़्यादा उनके लिए और कुछ नहीं था। राधा जी की कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने लगी थी, लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले ही शर्त रख दी कि वह सुमित के माँ बाप के साथ नहीं रहेगी, शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी। रीना इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी। इधर सुमित ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। राधा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू रीना को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए घर के अधिकतर काम राधा जी ही कर लेती और बहू कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 4 महीने बीत गए। एक दिन कमलेश जी रसोई घर में आए और तब उन्होंने अपनी पत्नी राधा को काम करते देखा तो बोले, यह क्या राधा, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। सुमित अपने कमरे से बाहर आया तो कमलेश जी तेज़ आवाज़ में बोले, बेटा 10 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फ़र्ज़ नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ़ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आँख नहीं खुली। कमलेश जी बोले, ठीक है, लेकिन अब रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू रीना अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे ही सुमित अपने कमरे के अंदर आया तो रीना उस पर चिल्लाने लगी, सुमित, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए? शादी होते ही तुम अपने सारे वादे भूल गए। नहीं रीना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। कहते हुए रीना ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर सुमित बोला, रीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सुमित, अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए रीना ने अलग घर में रहने की जिद पकड़ ली, तो सुमित ने इस बात को मान लिया। रीना के प्यार में सुमित इस तरह फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर भी ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर उन दोनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। राधा जी ने कहा, बेटा, आगे से हमारी वजह से बहू को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन रीना ने अपनी सास से कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं।
बेटे ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और अपने माता पिता की बातों को अनसुना करते हुए वे दोनों घर छोड़कर निकल गए। बेटे के घर से जाने के बाद राधा जी बिल्कुल शांत सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। समय बीत रहा था। कुछ समय बाद कमलेश जी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ टेस्ट करवाए गए। उनसे पता चला कि कमलेश जी को ब्लड कैंसर हो गया है। कमलेश जी का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब राधा जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू आए भी थे, लेकिन सारी क्रियाविधि पूरी करने के बाद वह अपने घर वापस चले गए। पिता के जाने के बाद सुमित वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रीना इस बात के लिए राजी नहीं हुई। राधा जी को भी यही लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेजता रहूँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर सुमित तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन रीना के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। कुछ समय बाद जब रीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो सुमित ने अपनी माँ को फ़ोन करके यह खुशखबरी ज़रूर दी थी, जिसे सुनकर राधा जी खुद को रोक ना पाई और तुरंत ही अपनी पोती से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहाँ रीना की माँ सरला जी पहले ही पोती को गोद में लिए बैठी थी। उनके होने से राधा जी को थोड़ी हिचक हुई, परंतु फिर भी यह सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। तभी सुमित बोला, माँ आ गई आप? राधा जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती, मैं अपनी पोती को देखने की खातिर मेरे बेटे का अंश है और कहते हैं न कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसका खूब ख्याल रखूँगी। ऐसा कहते हुए राधा जी ने अपनी पोती को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो सरला जी बोली, अरे समधन जी, अभी तो यह सो गई है, मैं इसे झूले में लेटा देती हूँ, जब उठेगी तब आप इसे गोदी में ले लीजिएगा। राधा जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफ़ी देर तक वह झूले में ही सोती हुई अपनी पोती को यूं ही देखती रही। सोती हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। ज़्यादा मत देखी समधन जी, नज़र लग जाएगी, सरला जी ने कहा। तो सुमित बोला, चलिए माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहकर अपनी पोती का ख्याल रखूँगी। तभी रीना बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। इतना सुनते ही राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह तेज़ी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन आज उन्हें चुप कराने वाला कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जैसे जैसे समय बीता, उन्हें रह रहकर अपनी पोती से मिलने का बहुत मन करता था, इसलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम लेकर देखने बैठ जाती थी और छोटे सुमित को देखकर सोचती, मेरी पोती भी ऐसी ही दिखती है। अब तो उनकी पोती भी धीरे धीरे 1 साल की हो चुकी थी। पहले बेटा आता भी था, लेकिन अपनी बेटी का जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। एक बार तो राधा जी का मन हुआ कि बेटे सुमित को फ़ोन करें और उससे कहे कि अपनी माँ से मिलने आ जाए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था तो उनकी बहू ने फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों करती हो? हर महीने के खर्च के लिए आपको सुमित पैसे भेजता है ना, फिर भी आप उन्हें फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद राधा जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फ़ोन करने की। तभी, नमस्ते चाची जी, कैसे हैं आप? राधा जी की किराएदार विनीता अपनी 2 साल की बेटी को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद राधा जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और विनीता भी राधा जी के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। विनीता उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने ज़रूर आती थी। अंदर आते ही विनीता की बेटी राधा जी के पास भागी चली आई। तभी राधा जी अपनी आँखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को प्यार करने लगी। यह क्या चाची जी, आप फिर से उदास हो गई?
ऐसा तो नहीं चलेगा। मानती हूँ खून के रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। चाची जी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। विनीता की बातें सुनते ही राधा जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी विनीता बोली, आंटी जी, एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई बेबी केयर सेंटर है जहाँ मैं सोनी को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूँ? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन सोनी को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। राधा जी बोली, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम चिंता मत करो, सोनी को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपनी पोती की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर विनीता बोली, आंटी जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही बेबी केयर सेंटर क्यों नहीं खोल लेती? आपका भी दिल लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। विनीता की बातें सुनते ही राधा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या चाची जी? विनीता ने पूछा तो राधा जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे चाची जी, उम्र एक संख्या से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए। अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ, नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के साथ आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नया करें। विनीता की बातों से राधा जी के दिल में एक नई शक्ति आ गई। फिर विनीता बोली, अच्छा चाची जी, नए साल से याद आया, क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना चाची जी, मेरे पति तो अभी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर मना ही सकते हैं ना। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। विनीता ने इतने अपनेपन से कहा तो राधा जी मना ना कर सकी। उधर सुमित के दोस्त रवि ने भी, जो उसके साथ जॉब करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। सुमित और रीना को भी वहां बुलाया गया था। अपनी बेटी को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए, लेकिन रवि के घर जाने के बाद जो कुछ भी सुमित ने देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा और पार्टी के बाद वापस अपने घर आ गया। सुमित ने ऐसा क्या देखा कि उसने अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए बीती। अगले दिन सुबह जब रीना जागती है तो सुमित ने कहा, रीना, अब तो हमारी बेटी 2 साल की हो गई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही सोचो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी रीना बोली, सुमित, अगर घर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे देना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब थोड़ी ना खर्च होते होंगे। 1-2 महीने नहीं भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। तभी सुमित बोला, यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्चे भी उठा रहा हूँ और तुम्हारे माँ बाप के भी, और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी भेजना बंद कर दूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतनी बात सुनते ही रीना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो सुमित? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? सुमित बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा रीना, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। सुमित की बातें उसके सास ससुर भी सुन लेते हैं। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोली, सुमित, अगर तुम चाहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? सुबह सुबह झगड़े के बाद सुमित बिना खाना खाए ही तैयार होकर अस्पताल चला गया। अस्पताल में काम में भी सुमित का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अब भी सुमित अलग अलग और शांत बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर रवि उसके पास आया और बोला, अरे सुमित,
आज खाना नहीं लाया क्या? तभी सुमित बोला, रवि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रवि उसके पास बैठा तो सुमित ने कहा, कल जब मैं तेरे घर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रख रहे हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है। और वही इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से वापस आया हूँ, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी के अलग होने की जिद के कारण मैं अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेली रह रही है और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर बैठे हुए हैं। सुमित की बात पर सुनकर रवि हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। रवि, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। रीना के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो रीना झगड़ा कर देती है। लेकिन सुमित, क्या तुम्हारा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है। फिर सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो ये लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता हूँ मेरी बेटी के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी किस में खुशी है। तभी रवि बोला, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो। सुमित ने हाँ में सिर हिलाया। देख यार सुमित, गलती तेरी है। कब तक तुम अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतज़ार करेगा? हालात ठीक होने का इंतज़ार करने के बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी भी आंटी जी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भूल कर अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात सुमित को सही लगी। वह उसी समय छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुँचा तो उसे मन ही मन शर्म आने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया। भरी आंखें लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों के पास बैठी हुई थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह नज़ारा देख सुमित के दिमाग में अपने बचपन की यादें सामने आ गई। इतने ही प्यार से उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। सुमित बेटे को देखते ही राधा जी अचानक रुक गई और बोली, सुमित तू यहाँ? सुमित ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो राधा जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर रुक कर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई तुझे? तभी सुमित ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अब लगता है कि जैसे मेरा वहाँ से उस जाल से निकल पाना मुश्किल है और कोई रास्ता नहीं है। राधा जी बोली, सच कह रहा है बेटा, यह जाल तुमने खुद बनाया है। हमारा एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? बेटा, ऐसा कोई भी गलत फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें ज़रूर खींच लाएगा। तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना कि बाद में पछताना पड़े। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ। बेटा, मेरा मन भी हल्का हो गया। देख, मैंने घर पर ही बेबी केयर सेंटर खोल लिया है।
कल से ही शुरू किया है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए राधा जी बोली। यह बात सुनकर सुमित को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देख कर राधा जी मुस्कुरा दी। शाम तक सुमित ने वहीं सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर वापस लौट आया। आज बहुत दिनों बाद राधा जी के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई थी। तब सुमित अपने घर लौटा तो रीना कुछ नाराज सी बैठी थी और उसकी बेटी पास में ही खेल रही थी। किसी से कोई बात ना करते हुए सुमित अपनी बेटी को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी रीना गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फ़ोन कर दिया है कि मैं मंडे से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन सुमित, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी रीना, मुझे माफ़ कर दो। खर्चे के कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। रीना रसोई घर में गई तो तभी उसकी मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा सुमित, अगर हमारा बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इसी कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी सुमित ताना मारते हुए बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, उनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख सकती। रीना, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर सुमित अपने कमरे में चला गया। सुमित की यह बातें सुनकर रीना के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह सुमित के अस्पताल जाने के बाद रीना के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकते और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर रीना बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते कहाँ हैं। वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी रीना के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। आज हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारी बच्ची को कौन रखेगा। रीना ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा यह तुम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए हमें जाने दो। अगले मंडे से रीना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ रोज़ बेटी को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपनी बेटी के बिना रीना ने बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुमित, बेटी के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी सुमित मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग ज़िंदगी ही बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। सुमित की इस बात से रीना के दिल को अंदर तक हिला दिया। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार का था और रीना वापस अपनी बेटी से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर सुमित से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ रूही को संभालेगी। यह सुनकर सुमित ने हैरानी से रीना की ओर देखा और बोला, क्या तुमने अभी क्या कहा। तो रीना फिर से बोली, अगर हम रूही को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तभी सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, वह परेशान क्यों होगी भला, उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए बेबी केयर सेंटर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज़ सुबह रूही को माँ के पास छोड़ आया करेंगे और शाम को अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। फिर हमें ज़्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। रीना ने कहा। पर इस पर सुमित ने अपनी माँ को फ़ोन किया और यह सारी बातें बताई तो राधा जी खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है। इस बात से तो मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात रीना और सुमित दोनों को
सुकून भरी नींद आई और राधा जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो राधा जी दौड़ी हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती रूही को, सौंपते हुए सुमित बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर रीना ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में रूही अपनी दादी से घुल मिल गई और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगी। रीना यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगी, जैसे प्रणाम करना, बड़ों की बात मानना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन सुमित ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब रीना के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि रूही को दादी के पास कैसे छोड़ें, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी पापा को बुला लूं, तो सुमित बोला। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। रीना थोड़ा सोच विचार में पड़ गई, फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहाँ चलते हैं, आप सुबह वहीं से निकल जाना। रीना की इस बात पर सुमित ने उसे गले से लगा लिया। शाम को वे लोग राधा जी के घर पहुँच गए। अचानक उन्हें वहाँ देखकर राधा जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी सुमित ने सारी बात साफ साफ की तो रीना बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो राधा जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, यह घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर रीना बहुत प्रभावित हुई। राधा जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और राधा जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। रीना सोचती है, जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ उसे शादी से पहले ही सिखाती थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के कामों में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों के बाद सुमित वापस लौट आया। रीना उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं रीना भी राधा जी के साथ बीते पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को रीना के पास उसकी माँ सरला जी का फ़ोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, रीना ने कहा तो सरला जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर सुमित भी अचानक चौंक गया। इससे पहले कि सरला जी कुछ और बोलती, रीना ने फ़ोन रख दिया। उधर लगातार रीना की ओर देखता जा रहा था कि फिर आश्चर्यचकित होकर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ सुमित, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना ख़ास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा धो कर आ जाओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम मम्मी जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए रीना किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब राधा जी के घर पहुँच गए। जैसे ही राधा जी ने दरवाज़ा खोला तो रीना बोली, जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। इतना सुनने की देर थी कि राधा जी की आंखों से तो खुशी के आंसू बह निकले और उधर सुमित हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज रीना अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सब ने मिलकर बड़ी खुशी से राधा जी का जन्मदिन मनाया। तो रीना बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए रीना उनके पैरों में गिर गई। तो राधा जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं, रीना रोते हुए बोली। तो राधा जी और सुमित को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद राधा जी के घर में हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। सुमित और रीना अपनी माँ के साथ ही रहने लगे। अब राधा जी अपनी पोती के साथ
खेला करती थी। सुमित और रीना अपनी जॉब पर बिना किसी परेशानी के जाते थे। अब तो उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए एक मेड भी लगा दी थी, जो घर का सारा काम कर जाती थी।